नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एनसीईआरटी के तारतम्य में आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में चैप्टर 8 को, जिसमें हम इतिहास के इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जानेंगे देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना क्या था। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। और इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था ये उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना है, और इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाएं। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने हैं। अंग्रेजों के पास भी इस सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे, और इन सवालों पर कई दशकों तक बहस चलती रही। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर में आगे की ओर से इस तरह का प्रोग्राम, जिसमें आज ये जान पाएंगे हम कि अंग्रेज देसी जनता को अपने अंग्रेजी समाज के हिसाब से किस तरह सभ्य बनाना चाहती थी। तो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को थोड़ा लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, बहुत से बहुत लोगों तक पहुंचाइए, ताकि एनसीईआरटी के तारतम्य को हम लगातार दूसरों तक पहुंचा सकें। हमारी मदद आप तक है और आपकी मदद सब तक है। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमारे चैनल का नाम है उसी प्रकार आप हमसे जुड़िए और सहज भाव से सब पढ़ो सब बड़ों में आप उन सभी लोगों को हमारे साथ जोड़िए जिन्हें वाकई एक अच्छे माध्यम की आवश्यकता है, एक अच्छी जानकारी की आवश्यकता है और एक अच्छे पढ़ने के पहलू की आवश्यकता है। क्योंकि जहाँ तक आप देख रहे हैं, जहाँ तक हम देख रहे हैं, जहाँ तक हमारे टीचर्स देख रहे हैं, उन सभी के हमारे गहन अध्ययन से हम लोगों को ये समझ में आया है। क्योंकि बहुत से लोगों की इच्छा होती है पढ़ने की, और वो ये जानते हैं कि किस प्रकार से उनको पढ़ने की कोई अप्रोच करनी चाहिए। इसके लिए वो तरह जगह जगह भटकते हैं। भटकने का उद्देश्य ये मेरा कहने का कि मैं किसी का अनादर नहीं कर रहा, और भटकने का उद्देश्य ये है कि नंबर ऑफ चैनल्स और नंबर ऑफ चीज़ों पर जाकर आपको डायरेक्टली बिना किसी बेसिक नॉलेज के डायरेक्टली रिटर्न या फिर राइटिंग के वर्क पे या फिर आपको किसी भी ऐसी चीज़ों के बारे में डाल देना जिसमें आपका पूरा दिन होल टाइम एक छोटी सी चीज़ को करते में निकल जाता है, जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो आप सबसे पहले अगर किसी वाकई एक अच्छी तैयारी को चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप अगर सबसे पहले एनसीईआरटी की 6 से 12 की क्लास को अगर एक बार पढ़ के देखेंगे, देखिए ये एक बार सिर्फ पढ़ना है, जस्ट वन रीड। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे ये वीडियो किसी को याद नहीं करने हैं, इट्स आ जस्ट वन टाइम लिसनिंग वीडियो। सिर्फ एक बार सुनने हैं, क्योंकि ये आएंगे ज़रूरत बाद में, पहले इनको जानना ज़रूरी है। हम बहुत सारी चीज़ों को एनसीईआरटी के माध्यम से जो हमें बताई गई हैं, कि हमें वो जनरली पता नहीं है। पता करने का कारण क्या है, क्या है कि हम डायरेक्टली क्या है, जो बनी बनाई बुकलेट्स हैं, बने बनाए जो नोट्स हैं, उनको डायरेक्टली रीड करना शुरू करते हैं। सबको पता है कि पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में आया था, ये आपको नहीं, सबको पता है ना। बट ये एक लाइन में लिख देने के बाद से आपकी चीज़ें सॉल्व नहीं होती। अब अगर आपने एनसीईआरटी की हिस्ट्री के 8th क्लास के 7th चैप्टर में आपने अगर पढ़ा हो, तो आपको पता चलेगा कि यह पुर्तगाली आया क्यों था और कारण क्या था, और वो आने के बाद वो मिला किससे और क्या कारण थे उसके आने के, और बहुत सारी चीज़ों को एक कहानी के माध्यम से बताया गया। दोबारा वो कभी क्यों नहीं आया, है ना। कहा जाता है ना कि वो एक बार आया था, दोबारा एक बार और आया था, तो उसके बाद फिर वो कभी नहीं आया। कारण क्या था, अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में जब मतलब इंडिया में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया, तो उसने परमिशन ली फला फला राजा से, और फला फला राजा ने उसे परमिशन दी। इसके बाद संप्रभुता और एकता को बनाने के चक्कर में उनने अपने आप को किस तरीके से आगे बढ़ाया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको एनसीईआरटी के माध्यम से कहानी के फॉर्म में जानना जरूरी है।
दोस्तों, आप सभी से फिर से निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो मेरा एक रास्ता था आप तक पहुंचने का ये, और एक रास्ता जिससे हम वहां तक पहुंचने वाले हैं। मैं और मेरी टीम के साथ हम सभी लोग आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर, और आगे शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपको इसका जो सारांश है वो बताऊंगा, और कारण जो है इनके वो बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? तो देखिए, इंग्लिश कंपनी क्या है, ये जानती थी कि यहाँ पर भारत में अगर आपको व्यापार करना है, तो व्यापार करना और उन पर काम करने के लिए ज़रूरत है एक ह्यूमन सोर्स की। ह्यूमन सोर्स क्या है भाई? आसान मात्रा में, सस्ते माध्यम में यहीं से मिल सकता था। पर यहाँ पर जिस प्रकार हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि क्या 1857 की क्रांति के जो कारण जनरेट हो रहे थे, कारतूसों के और जो सैनिक टुकड़ियों के, उन सभी लोगों में इलिटरेसी उनको दिखी, है ना। उनको सिर्फ उनकी कट्टरपंथी नज़र आई कि भैया ये तो बिल्कुल ही धर्म और समाज को लेके इस तरीके से वो हैं। फिर उसके बाद आदिवासियों पर जब उनने अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया, कंपनी के लिए उनको काम पे लगाना शुरू किया, उनके जो जगह पर रहते थे उन सभी से उनको माइग्रेट करना शुरू किया, तो उनकी आने वाली जो प्रॉब्लम्स थी उनसे बाहर निकलने के लिए वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं इनमें कोई ऐसी जानकारी डाल दी जाए जिससे क्या हो जाए, पढ़े लिख जाए। तो उन्होंने स्कूल खोले, उन्होंने लाइब्रेरीज बनाना शुरू करी, लोगों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया, उन्हें नौकरी देना शुरू करी। और इसके अलावा उन्होंने क्या है, इंग्लैंड के जो अखिल भारतीय सेवा परीक्षा है उसको शुरू किया। ये सारी चीजें जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी उन्हीं का एक छोटा सा सारांश बताया। अब अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, अब आप जानिए। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे, और शिक्षा में जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 साल में किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचार पर कैसी प्रतिक्रिया दी, और इस बारे में अंग्रेजों पर विचार किस तरह विकसित हुए, भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1883 विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञान की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पी रखते थे। हेनरी थॉमस, कोलब्रुक और नेथेलियन हॉलडेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के लिए प्रयासों में लगे हुए थे, और इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका प्रकाशन शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भाषा को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है, और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है।
इस तरह जोन्स और कार्ल ब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने की में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझाने में मदद देगी। और इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों के प्रभाव से प्रभावित होकर अपनी कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्यों व काव्य पढ़ने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुस्लिमों को वहीं पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं, और उन्हें अनजान विषयों को शिक्षा ना दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा में आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सन 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता ने एक मदरसा खोला। तो कब खोला गया? मदरसा खोलने का मेन कारण ये था, जो हम यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, कि जो विचारों से प्रभावित होकर अंग्रेजों के जो इनके कार्ल ब्रुक और किसके जोन्स और कार्ल ब्रुक, जो दो अपने ये थे अंग्रेजी अधिकारी थे, इनको साहित्य के प्रति और चीज़ों के प्रति थोड़ा सा दिलचस्पी थी, और इन दोनों ने ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने और उनकी व्याख्या करने, उनका अनुवाद में ज़्यादा लोगों को नतीजे पहुंचाने में जुट गए थे। उनका विश्वास था कि परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को उनकी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। और इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीयों के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा सकते हैं। ये सीधी सी बात है। यदि आपको आपके पूर्वजों से जुड़ी हुई चीज़ें अगर कोई आपको बताएगा तो आप बड़ी दिलचस्पता के साथ सुनेंगे, बजाय इसके कि अगर पड़ोसी के पूर्वजों के बारे में कोई बताए, है ना, तो आप उसे उतनी लुप्त के साथ ज़्यादा देर नहीं सुनेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं सुनेंगे। लेकिन यदि आपके पूर्वजों के बारे में अगर आपको बताया जाएगा, या आपके ही परिवार के किसी सदस्य के बारे में बताया जाएगा, तो आप उसको घंटों सुन सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति के लोगों को भारतीय संस्कृति के अभिभावक व मालिक दोनों की भूमिका निभाने के लिए उनकी भारतीय संस्कृति को सीखने में मदद देने की कोशिश करना ज़्यादा बेहतर समझना, ये उनको समझ में आया, बजाय इसके कि उनको किसी और भाषा का ज्ञान कराया जाए। मतलब कहने का कि अगर उन्हें ज़बरदस्ती अंग्रेजी पढ़ाई जाती तो उनको क्या होगा, वे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और सीधी सी बात है, विचारों को थोपने जैसी बात हो जाएगी। इसलिए उन्होंने इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजियों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन करने और संस्कृत व फारसी साहित्यों के काव्य पढ़ने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाए जिससे वे परिचित हैं, और इसी कारण से इस बात का ध्यान रखते हुए सन 1781, याद रखिएगा मदरसे की स्थापना करवा रहा हूँ मैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए सन 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए सन 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। सन 1781 में अरबी फारसी और इस्लामिक भाषा की जानकारी के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। सन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि
देखो 1781 में पहले मदरसे खोले गए, फिर 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश को शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे और इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों से कटु आलोचक भी थे, प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। तो जरा ऊपर जो देखते हैं कुछ वर्डों जो हमने छोड़ दिए उनको चलते हैं। भाषाविद का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है उसे भाषाविद बोलते हैं। इन वर्डों को ध्यान रखिएगा, ये वर्ड ही आपके काम आएंगे। भाषाविद क्या होता है? जो कई भाषाओं का जानकार हो उसे भाषाविद कहते हैं। विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। देखो भाई, ये मिस्टर विलियम जोन्स हैं जिन्हें फारसी भाषा सीखने की इच्छा है और वो किसी से सीख रहे हैं। हेनरी थॉमस कोलब्रुक, ये हेनरी थॉमस कोलब्रुक हैं जो वह संस्कृति और हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे, है ना। हेनरी थॉमस कोलब्रुक कौन थे? ये संस्कृत और हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान। मदरसा, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसे कहा जाता है। ये किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्था हो सकता है। चित्र 3 में वॉरेन हेस्टिंग का स्मारक रिचर्ड वेस्ट मार्कोट सन 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरियल मेमोरियल में, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये विक्टोरियल मेमोरियल में है। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे और इसकी एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषा सीखना चाहते थे। उन्हें वह कई बार केवल बोलियां, समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यह प्राचीन रीति रिवाज, यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मुंशी और एक पंडित है। आगे बढ़ते हैं। प्राच्यवादी, प्राच्यवादी क्या कहलाता है? एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाला क्या कहलाएगा? प्राच्यवादी। मुंशी, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो। कौन? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, फारसी लिखना और फारसी पढ़ाना जानता हो। वर्नाकुलर, यह शब्द आम तौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए शब्द का प्रयोग किया था। फिर से समझना, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए शब्द का प्रयोग करते थे। पूरब की जघन्य गलतियां, सुनना। 19वीं सदी की शुरुआत में ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही हैं, इसलिए उन्हें दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेज को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी साहित्य के काव्य और धार्मिक साहित्यों के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली। सन 1830 के दर्शन तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया
थॉमस बेबिंगटन मैकाले और इस आलोचना के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली विचारक थे। ध्यान रखिएगा, सन 1830 में या 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन और मैकाले और इन आलोचनाओं के सबसे प्रमुख प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे और जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकालीन नहीं थी। मैकाले के कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय को केवल एक खाना ही भारतीय और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सीखने की जरूरत पर जोर दिया और उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियां, मूल्यों और संस्कृति को बदलने में रास्ता हो सकता है। मैकाले के मिनट्स यानी विवरण के आधार पर सन 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए और इन संस्थानों को अपने आप चरण का शिकार होते जा रहे अंधकारों के मंदिरों की संज्ञा दी गई है ना। अपने आप चरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिर, है ना, अपने आप चरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिर की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। व्यवसाय के लिए शिक्षा। सन 1854 के ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल ने अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड की नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति के रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने में कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों का व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनका रुचियां और आकांक्षाओं के भी बदलाव आएंगे और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा ने भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता था। सन 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई बार अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। सन 1857 में जब मेरठ और दिल्ली के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए जा रहे थे। आइए जो छूटा है उसको देखते हैं।
ये एक चित्र दिया हुआ है, इसमें थॉमस बेबिंगटन मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष। तो ये उनका अध्ययन कक्ष है जहाँ ये पढ़ते थे। स्रोत में देखें तो ज्ञानियों की भाषा, अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा था कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में ना तो साहित्यिक जानकारी होती है और ना ही वैज्ञानिक। इनके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से इनकी समृद्धि इनको समृद्ध ना बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनका अनुवाद भी नहीं किया जा सकेगा। थॉमस बेबिंगटन। यूरोपीय ज्ञान, स्रोत 2 के यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। सन 1854 में वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था और इसमें कहा गया था कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। गतिविधि, कल्पना करो कि आप 1850 के दशक में जी रहे हैं और आपने वुड के नीति पत्र वुड स्पेच के बारे में सुना है। इसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखिए। ये एक चित्र है, इसमें 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय को बनाया जा रहा है, इसे आप देख सकते हैं। नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र के सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। सन 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के प्रचारिक गतिविधियों के विरुद्ध थी और कंपनी को भय था कि प्रचारक की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्र में अपनी संस्थाएं ना खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला और यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था और वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह छेड़खानी देसी लोगों को भड़का सकती है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें ये स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ था? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, या अगर स्कूल जाते थे अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ होगा? विलियम एडम की रिपोर्ट। सन 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र हैं जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी और ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थीं। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थीं। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था और आज आप जिन चीज़ों की स्कूल में उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थीं। बच्चों की फीस निश्चित होती थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशालाओं की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी और तो कई गांव किसी दुकान या मंदिर में के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों को फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना था
इस बात पर विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु को ही तय करते थे कि विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई को और अनाज निकाल जाने के बाद पाठशालाएं दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चों को भी पढ़ाई कर सकते थे। नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी के स्थानीय पाठशालाओं में कामकाज को कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया गया। सन 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को व्यवस्थित करना चाहती थी। और इसके लिए क्या किया जा सकता है, कंपनी ने क्या कदम उठाए। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरियों पर रख लिया, और इसके लिए प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों को सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया था कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। और अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा, और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएँ, तय सीटों पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। जो नए नियमों पर चलने वाले पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपना स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों के चलते चलाने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब बच्चों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीबों के घर में बच्चों को खेती के काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उन्हें अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत में ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रचार की जरूरत पर जोर दे रहे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है, और उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने पर शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। और इस दिशा में हुए कई प्रयासों के बारे में आप कक्षा 9 में भी पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोग में से थे। आइए आप देखें कि उनका क्या कहना था। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर वे लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं, और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसमें भारतीयों को दास बना दिया है, इसमें लोगों को प्रभाव डाला गया है। इसके मुताबिक पश्चिम से आने वाली हर चीज़ों की प्रशंसा करने वाले इस संस्थानों ने पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान की भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है, और उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश में से काट दिया और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति में से घृणा करने वाले अंग्रेज शिक्षित भारतीय अपने जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है।
उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया है, लेकिन जीवन अनुभव को व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ेगा, हुनर सीखने पड़ते हैं और ये जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ों को किस तरह के काम विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं, और इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। स्रोत: साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसका शुरुआत। यह तो केवल एक साधना है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा से ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था के आमूल तौर पर भिन्न हो। टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था सन 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता में अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्हें ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सकें, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हों, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहते थे। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद करें। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सके। इसलिए उन्होंने कलकत्ता में 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया और उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेघा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोवेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। गांधी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता, भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे और उनका मानना था कि इसी सब व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। और इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? क्या इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही?
ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये कोयम्बटूर के एक प्रचारक के स्कूल में खेल रहे बच्चे। 20वीं सदी का आरंभ, 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवाद संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे। ये स्कूल का चित्र। आइए जानते हैं अन्यत्र में कुछ। सन 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आम तौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी राय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे, ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईस द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। थॉमस आर्नल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारक में से एक थे। यह वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्चा में 200 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज हम भाषाओं से इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले विचारों को पढ़ते रहते हैं। अर्नोल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन में दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या होता है, उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा, खास तौर पर बच्चे के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इस मार्ग पर आगे ले जाना था। क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के विचारों ने इंग्लैंड में गरीब और उपनिवेशों में देसी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया होगा? तो ये एक विचार है आपके सामने। चले आइए कल्पना करें कि कल्पना कीजिए कि अंग्रेजी शिक्षा पर महात्मा गांधी और मैकाले के बीच चर्चा चल रही है और आप ध्यान से चर्चा सुन रहे हैं। आप एक पन्ने में लिखें कि दोनों क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, इस पूरे चैप्टर में हमने जाना कि किस तरह से देसी जनता को सभ्य बनाना राष्ट्र को शिक्षित करने के बराबर था। तो जिस तरीके से हमने अभी अन्यत्र में पढ़ा और उसके अलावा जो मैकाले और महात्मा गांधी और जो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो विचार थे उसके बारे में पढ़ा, इसके अलावा जो समाज सुधारक थे उनके बारे में पढ़ा, जो अंग्रेजी सभ्यता थी उसका अपने विचार थे वो उनके बारे में पढ़ा, और इन सभी से हमारे सामने बात जानकारी बनकर निकल कर आती है कि शिक्षा का महत्व तो उस समय से दिया जाने लगा। सन 1710 में जब जो मदरसे खोले गए, फिर उसके बाद हिंदू विश्वविद्यालय खोले गए, तो धीरे धीरे जो 17वीं सदी के आसपास से शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया जाने लगा, और जो विचार पुराने चल रहे थे उन विचारों में धीरे धीरे जो है पश्चिमी सभ्यता का आगमन होना शुरू हुआ, और धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं आगे बढ़ती गई। शिक्षा में अंग्रेजी का माध्यम किस तरीके से लाया गया, हिंदी माध्यम को क्यों अपनाया गया, इसके अलावा पूर्व की भाषाओं और संस्कृतियों को समझना क्यों जाता था, क्यों अधिकारी अरबी और फारसी भाषा को पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते थे। बहुत सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। तो दोस्तों, ये जो पूरी जानकारी थी एनसीईआरटी के माध्यम से आप तक पहुँचाई जा रही है। एनसीईआरटी का तारतम्य जो है हमारा लगातार जारी रहेगा। मैं इसमें जो वाचक हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य है कि एमपीपीएससी, यूपीएससी या फिर किसी भी बड़े एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए यदि आप सोच रहे हैं और अगर आप बिगिनर हैं, तो बिगिनर को बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले किसी भी प्रकार से कहीं पर भी परेशान ना हो। सबसे पहले ज़रूरत है आपको बेसिकली वो चीज़ें जानने की जो ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप आर्ट्स और किसी ऐसे सब्जेक्ट में पढ़े हुए हैं तो आपका ये ऑलरेडी तैयार होगा पोर्शन, और अगर नहीं है तैयार तो आप पहले नंबर एनसीईआरटी पढ़ें। उसके बाद फिर छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। रिटर्न की पॉलिसी शुरुआत में अगर आप करना चाहते हैं तो इन्हीं चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर लगाना शुरू करें। इससे आपकी पॉलिसी जो प्रक्रिया है वो बढ़ेगी। आप एक माध्यम बनकर हमारे सामने आ सकते हैं। मैं आपके लिए एक मदद कर सकता हूं कि जो भी आप चाहें लिखना या पढ़ना,
वो आप मेरे से कमेंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं, और आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ या हमारी टीम आपकी क्या मदद कर सकती है, वो हम धीरे-धीरे आपकी मदद में आगे आपको जवाब देते जाएँगे। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिएगा दोस्तों, और हमारे साथ बने रहिए। हम और अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में इतिहास का आज 8वां चैप्टर कंप्लीट होता है। 9वें चैप्टर के साथ बहुत जल्द ही हम आपके पास आएँगे, तो तब तक जब तक हमारे पास कुछ ख़ास नया नहीं है, लेते हैं हम आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।